बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज स्मॉग नहीं है तो मैं बोलूँगी कि आप मज़े में होंगे। स्मॉग है लेकिन बहुत कम है। मैं वीकेंड के ऊपर कराची में मौजूद थी, लेकिन जब मैं लाहौर वापस आई, इनफैक्ट मुझे सैटरडे को खबर मिली कि लाहौर में आज स्मॉग कम है और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि चलो वापस जाकर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कराची में नहीं थी स्मॉग। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आपको पता कहा था कि पंजाब वाले सिंध में आ जाएं, यहाँ स्मॉग नहीं है, तो मैंने इसी खुशी में वहाँ का रुख किया। स्मॉग नहीं मिली लेकिन वेदर गर्मी वहाँ पे थी। लेकिन जब मैं लाहौर वापस आई तो यहाँ पे स्मॉग नहीं थी, ये सबसे अच्छी बात थी। तो मुझे आज सुबह सुबह अच्छा लग रहा था कि मैं थोड़ी धूप देख रही हूँ। इस फ़िज़ा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मेरी चाय आ गई है। सॉरी जी, मैं ऑनर इस बात का कोई लिहाज नहीं करती कि मेरी चाय आई है और मैं रुक के इंतज़ार करूँ, ये बड़ा मसला है मेरे लिए सुबह सुबह। अच्छा जी, दूसरी जानिब सियासत के हवाले से मैं सुबह पूछ रही थी कि क्या खबरें हैं। दो के अखबार मैंने देखी, लेकिन हुकूमत और PTI के दरमियान जी तवील अरसे से जो जारी सियासी मैच है, उसका फाइनल राउंड जो कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक है, जैसे जैसे करीब आ रहा है, PTI के जो एहतजाज की तैयारियां हैं वो ज़ोर पकड़ती चली जा रही हैं। और अब तो एहतजाज को कामयाब करने के लिए बुशरा बीबी और अलीमा खान भी मैदान में आ चुकी हैं। और इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI की सियासी सरगर्मियों के हवाले से बड़े एक्टिव है, और उनका जो KPK हाउस है वो भी इस हवाले से खासा एक्टिव नज़र आ रहा है। और वो चाहते हैं कि हर कीमत पर ये जो फाइनल कॉल दी गई है उसको कामयाब बनाया जाए। वज़ीर दिफा जो है दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए इतना ही और डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाए। बानी PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, हमारी तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है, ये भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। इस्तेहकाम पार्टी के जो रहनुमा हैं ऑन चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि PTI को टास्क मिला है कि मुल्क में आग लगाए। दूसरी तरफ जी आपको पता है वो जो लव हेट रिलेशनशिप है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, वो अभी तक जारी है। जो इख्तलाफात, जो गिले शिकवे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे पहले किए थे कि वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत के हवाले से उनको कुछ हेल्प की जाती है, ना मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है, वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और पीछे हुकूमत ने कैनाल्स की मंजूरी दे दी। और जबकि वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, उनको ज़िम्मेदारी दी है कि वो थोड़ा पैचअप कराएं, जो गिले शिकवे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ता करके वो गिले शिकवे दूर करें। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो मुझे भी पता लगी है और आपको भी मैंने बता दी है। लेकिन जो PTI के एहतजाज की फ़ाइनल कॉल क्या है, इस हवाले से तज्ज़िया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच माई साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको आज स्मॉग के बगैर कैसा लग रहा है लाहौर में? जी, कल भी जब सुबह सुबह सूरज देखा था तो बड़ी खुशी हुई थी और दूर तक निगाह जा रही थी तो बड़ा अच्छा लगा था। और आज भी ऐसा ही है कि सुबह सुबह सूरज निकल आया और फिजा खासी साफ है। चले, आई होप कि ये ऐसे ही रहे और हम इसी अच्छी धूप को देखते रहे। ये जो PTI के एहतजाज की फाइनल कॉल है, जिसे तहरीक इंसाफ डू एंड डाई की सिचुएशन कह रही है, माजिद निज़ामी साहब क्या समझते हैं आप? क्या वाकई ये एहतजाज जो होगा फाइनल राउंड होगा तहरीक इंसाफ के लिए? जी, मुझे कि पॉलिटिकल वर्कर्स को मुतहर्रिक रखने के लिए और उनके अंदर एक जोश जज्बा पैदा करने के लिए इस तरह की जो कॉल्स हैं वो दी जाती हैं। और अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कॉल दी गई है वो भी उसी की एक कंटिन्यूएशन है। सिचुएशन ये है कि अगर हम ग्राउंड पे मौजूद चीजों को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि ये फाइनल कॉल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत मौजूद है, उनका वज़ीर आला है। आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास होगा उसके अंदर CM KP भी बैठे होंगे, एक तरह से वो रियासत का भी हिस्सा है। इसी तरह हम दूसरी तरफ देखें तो ग्राउंड पे पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि जी कोई बहुत बड़ा एक सियासी तूफान आने वाला है और उसके बाद सारा कुछ बलिया मेट हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेक देगी और इनसे मुज़ाकरात करेगी। और हमने ये भी देख रहे हैं कि पंजाब के जो ओहदेदारान हैं उनको
खैबर पख्तूनख्वा में बुला के, इस्लामाबाद में बुला के उनसे मुशावरत की जा रही है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि वो जो मेन बैटल ग्राउंड जिसे मैं कहता हूँ पंजाब, वहां से एक्टिविटी जनरेट होने में देर है। अभी खैबर पख्तूनख्वा का मसला ये है कि उन्होंने एक दफा तहरीक इंसाफ को वोट दे दिया और अब उन्होंने उनको हुकूमत में बिठा दिया है। तो अब ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप गवर्नमेंट में भी हो और आप एक एहतजाजी तहरीक भी चला रहे हो, तो वो जो आपका वर्कर है या जो अवाम है वो आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, हमने आपको वोट देने थे वो दे दिए, अब गवर्नमेंट से आपने डिलीवर करना है या मुज़ाकरात आपने करने हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है, ये एक अच्छा एहतजाज तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि जी इसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, मामलात हल हो जाएंगे, उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे, उसके अंदर मुझे बड़ी इफ्स एंड बट्स की कैफियत है। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी अपडेट भी आई कि जो एपेक्स कमेटी का आज इजलास होना था वो मुलतवी हो गया है। सो ये भी आई वंडर कि क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, ये जो जलसे के लिए इजाज़त का मामला था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि जी हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब जो हम जिस एपेक्स कमेटी के इजलास की बात कर रहे हैं उसमें ये मुद्दा तो उठाना था उन्होंने कि जी इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट की कशीदगी है उसके हवाले से वो बात करेंगे। अब मसला ये है कि बानी पीटीआई से जब भी इस तरह की कोई भी सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है तहरीक इंसाफ करने की कोशिश करती है, तो बानी पीटीआई खुद भी ये मैसेज वाज़े तौर पे नहीं दे पाते हैं कि वो मुज़ाकरात चाहते किससे हैं। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की बुराई करते हैं, कभी वो उससे मुज़ाकरात चाहते हैं, और इसी सिनेरियो में उनकी जो क़यादत है वो भी बहुत अजीबो गरीब किस्म के बयानात माजिद निज़ामी साहब देती रहती है। तो इससे भी तो वर्कर की जो साइकी है या मेंटालिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। जी, एहतजाजी तहरीक और अपोजिशन की कोई भी जमात, उसका बुनियादी काम ये होता है कि वो हुकूमत वक्त को एक प्रेशर में रखे ताकि हुकूमत काम ना कर सके और अपोजिशन के जो भी मुतालबात हैं उनकी तरफ उनकी नजर हो, इंगेजमेंट जारी रहे। अपोजिशन का तो काम ये होता है। वैसे तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसे नहीं होता, वहां पे तो शेडो कैबिनेट्स बनाई जाती हैं, मिनिस्टर्स मुकर्रर किए जाते हैं, वो हर मिनिस्ट्री के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स, वाइट पेपर्स ले इसको दूर किया जाए। लेकिन चूंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे उस तरह से जमहूरी रवायात मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे ये जलसे जुलूस, बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जलाओ घेराव अपोजिशन के हवाले से यही चीजें सामने होती हैं। अब इस सिचुएशन में तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 6-8 महीने के अंदर जो अपनी परफॉर्मेंस दी है, उसमें कई जलसे जुलूस हैं, कई एहतजाज हैं, स्पेशली पंजाब के अंदर। लेकिन मेरी राय में वो कोई ऐसा बड़ा एहतजाज सामने नहीं लेके आ सके कि जिससे हम ये कहें कि जी मरकजी हुकूमत जो है वो दबाव में आएगी। वो एक अच्छी न्यूज एक्टिविटी तो हो सकती है, हम लोग डिस्कस भी करते हैं उसे, लेकिन ग्राउंड पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। इस चीज को सामने रखते हुए ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ तो स्ट्रेटेजी का फुकदान है, हिकमत अमली वाज़े नजर नहीं आती, मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बात करते हैं, ग्रुप्स का तासुर आता है, और दूसरी जानिब जब हम ये देखते हैं कि जी ग्राउंड के ऊपर जो उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं उनका भी उस तरह से इम्पैक्ट मौजूद नहीं है, तो लाजमी बात है कि कारकुन के अंदर जो उनका हमदर्द है उसमें एक मायूसी की कैफियत भी आती है कि देखें हम इतने साल से लगे हुए हैं, अब ये चीजें फ्रूटफुल नहीं हो रही, इनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो पार्टी क़यादत की हमेशा ये जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी जमात हो कि वो पहले जलसे जुलूस के जरिए एक प्रेशर बिल्ड करें, उसके बाद उस प्रेशर के जरिए मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे और वहां पे अपने जो भी मुतालबात है वो मनवा लें। इस टाइमलाइन के अंदर अभी तक तहरीक इंसाफ मुझे फिट होती नजर नहीं आ रही। मतलब वो बातचीत भी क्या करेंगे जब उनके रहनुमा आपस में एक ही जो स्टांस अपनाने से कासिर हैं। अच्छा माजिद साहब, अब हुकूमत भी, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो बैक टू बैक, हम फ्लॉप शोज तो नहीं कह सकते जिसमें ये कहा जा सकता है कि जी वो अपने वोटर को इंगेज करने में, ऑन ग्राउंड लाने में, जैसे आपने कहा कि उस तरह से कामयाब नहीं हुए, और हुकूमत वक्त ने भी इसका बार बार जिक्र किया है, लेकिन अब आपको लगता है कि अभी भी इस सिचुएशन में हुकूमत पे इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है जो 24 नवंबर के हवाले से तहरीक इंसाफ ने सोचा हुआ है, और वो इसको बहुत कैजुअली या लाइटली ले रही है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं और उसके अलावा भी हुकूमती वज़रा इस बात का बार बार कह चुके हैं कि जी तहरीक इंसाफ की ये जो फाइनल कॉल है इसका उन पर कोई असर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जी, हुकूमत की स्ट्रेटेजी भी बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आती है। एक तो ये कि जो वजीर दाखिला है
वो चूंकि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है और वो आजाद ग्रुप से हैं, तो उनके इक़दामात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनली तो मुस्लिम लीग नून पे ही आएगी। हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके जो आधे दर्जन वज़रा थे वो जो कुछ करते रहे वो तो करके चले गए। इसी तरह उस्मान बुज़दार थे, वो वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी करके चले गए। अब वो सारी की सारी गलतियों का मलबा तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे। इसी तरह मौजूदा हुकूमत में दो बड़े वज़रा जिनमें वज़ीर खजाना और वज़ीर दाखिला हैं, ये जो भी करेंगे इसकी इनकी गलतियों का मलबा मुस्लिम लीग नून को ही उठाना पड़ेगा। और हमने आखिरी टी चौक के एहतजाज में देखा कि जो प्लानिंग की गई है, जिस तरह से उन्हें रोका गया, वो हिकमत अमली को इतनी कामयाब नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा। इसलिए गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप किसी भी एहतजाज को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। क्या आप सानेहा मॉडल टाउन का इंतजार करेंगे या आप उन्हें कोई सेफ मैसेज देते हुए कोई पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ लेके आएंगे, या आप कंटेनर्स लगा के पूरा शहर बंद करके तो अटक पुल के ऊपर जो है वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट की जानिब से जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई दफा गवर्नमेंट की हिकमत अमली से अपोजिशन की जो एहतजाजी तहरीक है उसमें जान डाली जाती है और एहतजाज बड़ा बढ़ जाता है। कई दफा अगर गवर्नमेंट बुर्दबारी से, तहम्मुल से इन चीजों को देखे या मुतालबात पे गौर करे, तो सेफ मैसेज निकाल ले, तो वो चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं। तो अभी तक की गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली है उसको देख के यही लगता है कि वो फिलहाल ऐसे मूड में नहीं है कि वो कोई तहम्मुल का या पेशेंस का मुजाहरा करें। तो मुझे भी यही लगता है कि पुलिस होगी, जलाओ घेराव होगा, कुछ ना कुछ लड़ाई मारकाई होगी। तो ये हुकूमत की फिलहाल स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। ठीक हो गया, स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, लेकिन एक और स्ट्रैटेजी है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनाने को कहा है नायब वज़ीर आज़म को, जो मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लव हेट रिलेशनशिप की बात कर रही थी, जिसमें बार बार कभी इतनी हमें मोहब्बत और वो नज़र आता है अफेक्शन, लेकिन दूसरी जाने फिर एकदम से हमें लगता है कि ये आपस में एक दूसरे के हवाले से जो बयानात देते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी बड़े शिकवे शिकायत की कि वफाक में न सियासत के हवाले से कोई काम किया जाता है, ना उनको इज़्ज़त मिलती है। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुआहिदों पे अमल दरामद नहीं होता। अब प्राइम मिनिस्टर ने इसहाक डार साहब को कहा है कि इन मामलात को बेहतर करें, लेकिन आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस बार कन्विंस होंगे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है उन्हें कन्विंस होना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि नेशनल असेंबली के स्कोर कार्ड में ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं कि जिसकी वजह से वो बगावत कर जाएं, क्योंकि तीन बड़े कैंप्स नजर आते हैं कौमी असेंबली में। एक पीपल्स पार्टी है, PMLN है और PTI है। तो अगर पीपल्स पार्टी नाराज होती है तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो PTI की तरफ चली जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शिकवे शिकायत जारी रहेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरह हमने देखा कि 2008 से तो 2018 के दरमियान MQM और सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, उनके अंदर इस तरह की एक लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रही होती थी। MQM कभी हुकूमत से बाहर आती थी, फिर हुकूमत में चली जाती थी, 5-6 दफा ऐसे हुआ। लेकिन यहाँ पे हुकूमत से बाहर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये शिकवे शिकायतें इस तरह जारी रहेंगे और लाहौर के अंदर भी जब पीपल्स पार्टी को एहतजाज करती है तो उनका निशाना मुस्लिम लीग नून ही होती है। तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर भी अपनी स्पेस को बरकरार रखना है और दूसरी जानिब फेडरल में भी उन्होंने ये तासुर देना है कि हम इत्तेहादी जमात तो हैं, लेकिन हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट पे तनकीद करते रहते हैं ताकि वो अपनी उस पोजीशन को जस्टिफाई कर सकें और अपने वोटर को ये बता सकें कि हम चूंकि कैबिनेट में नहीं हैं तो हम इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहे हैं और गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी आपने बात भी की कि थोड़े अरसे बाद उनको इस बात को बावर कराना पड़ता है कि जी उनके इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं, दो कि वो इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन जाहिर है माजिद निज़ामी साहब, ये जब हम बार बार इस तरह की भी इत्तेहादी जमातों के अंदर भी एक अनसर्टनिटी की कैफियत देखते हैं, जो कि माजी से हम देखते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये कोई पहली दफ़ा का नहीं है, लेकिन जब कोई अहम मौका आता है और जिस तरह से ये लोग एक दूसरे के हक में बयानात देते हैं, आपको लगता है कि वोटर मासूम इतना होता है या वाकई इस सेंटिमेंट को अब हम सब इसके इम्यून हो चुके हैं कि कहीं एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं जब कोई अहम तरमीम भी, जैसे हमने 26वीं तरमीम के हवाले से बात की, और उसके बाद एकदम से आप कौन मैं कौन वाली स्ट्रैटेजी हो जाती है? जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए कि मीसाके जमहूरियत के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया था
कि उन्होंने अपने इख्तलाफात का इजहार तो करना है लेकिन उनको मुखालफत में नहीं बदलना। तो इसलिए वो फिर एक निचले सुर के अंदर जो मौसीकी है वो जारी रखते हैं, लेकिन उसको इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में नहीं लेके आते जिससे ये इजहार हो के मामला हाथ से निकल रहा है। तो ये उनका एक शऊरी फैसला है, और उन्होंने चूंकि 90 की दहाई में मार धाड़ की है, सियासी इख्तिलाफ राय रखा है, मुखालफतें ली हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी भी की है, उसके बाद मिसाके जमहूरियत के बाद से उनका बिल्कुल ये एक फैसला है कि जिसमें वो एक हद से आगे नहीं जाते। दूसरी जानिब जब हम वोटर्स को देखते हैं या तहरीक इंसाफ के वोटर्स को स्पेशली देखते हैं, पंजाब के वोटर्स को देखते हैं, तो ये पता चलता है कि वो इस राय से मुतमईन नजर नहीं आते। उनका ये ख्याल है कि अगर आपने ऑपोजिशन करनी है तो फिर आप खुल के ऑपोजिशन करें, अगर आपने गवर्नमेंट में रहना है तो फिर आप गवर्नमेंट को डिफेंड करें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट में भी हैं, ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर भी बैठे हुए हैं और वहीं से आप अपना ऑपोजिशन का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इस अंडरस्टैंडिंग को वोटर अभी समझने में कासिद है, और वो ये कहता है कि इस हवाले से ये जो एक डुअल प्लानिंग है या हिकमत अमली है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये बात दुरुस्त है कि वोटर इस हवाले से खासा परेशान नजर आता है, और वो ये समझने की कोशिश करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट में उनका है, इसी तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर में भी उनका शेयर है, तो फिर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर्स भी उनके पास है, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे नहीं आती। तो वो एक बड़ा हौच पौच सा कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। चाय के लिए मैंने ब्रेक में दोबारा कह दिया है। मैं देखिए मैं कितनी जल्दी बहुत स्पीड में चल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे चाय के बगैर ना आजकल पता नहीं क्या ही सुबह हो रहा है। मुझे लगा वेदर चेंज है, आंखें नहीं खुलती हैं, बहुत मुश्किल होती है, और फिर रोज़ मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है। अच्छा जी, खेल के मैदान की बात करेंगे जो कि मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। माजरत के साथ मैं एडमिट कर रही हूँ कि मैंने T20 मैचेस जो हो रहे हैं, पहला मैच मैंने फॉलो किया था, उसके बाद दूसरे का मुझे कोई अता पता नहीं है। मैंने सुबह आके देखा है कि क्या हालात वाक़यात थे। तो नाजरीन, सिडनी में मैच हुआ, पाकिस्तान ने 148 रन्स का हदफ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन 19.4 ओवर्स में 134 स्कोर पे सब आउट हो गए। और सीरीज़ का अगला मैच और आखिरी मैच कल हो रहा है, लेकिन ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जी चुका है। और आपने परेशान नहीं होना, हमने आज हो रहा है, सॉरी ओके आज हो रहा है ये मैच। और आपको पता है कि पाकिस्तान ये मैच जो है, जो सीरीज़ है, ये तो नहीं जीत पाया क्योंकि इससे पहले हम टेस्ट सीरीज़ जीत चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने दिल छोटा नहीं करना, हमने टेस्ट सीरीज़ जीती है, ये सोच कर आपने खुश होना है। और दूसरी जानिब जी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर हम तज्जिया तो लेंगे कि कैसा परफॉर्म किया है, जो कि मुझे भी जानना है कि कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से मैं अपडेटेड हूँ, और इसमें ICC BCCI के ज़ेली इदारे के तौर पे काम करता हुआ हमें सारी सिचुएशन में नज़र आ रहा है। भारत के दबाव के बायस जी ICC ने पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के टूर के जो शेड्यूल है उसमें तब्दीलियाँ की हैं, और नए शेड्यूल के तहत जो स्कर्दू है, हुंजा है और मुजफ्फराबाद के शहर इस टूर से निकाल दिए गए हैं, और पाकिस्तान को ट्रॉफी कश्मीर ले जाने से भी मना कर दिया है। ये है जी सियासत, ये खेल नहीं हो रहा है, बल्कि ICC ने ट्रॉफी टूर के लामिये में मेज़बान मुल्क पाकिस्तान का जिक्र करना तक मुनासिब नहीं समझा। इसके अलावा और जो चैम्पियंस ट्रॉफी की तारीखें हैं वो भी एलामिये में नहीं दी गई हैं, जबकि किसी लोगों में पाकिस्तान या वेन्यूज़ का भी जिक्र नहीं किया। ये जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ICC के ऊपर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बहुत प्रेशर होता है, और वो प्रेशर हमें बारहा नज़र आता है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट जिसे पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, उसमें भारत के ना आने के बाद से जो उन्होंने एक स्टांस अपनाया था, और उस पर जो PCB का आगे से स्ट्रिक्ट स्टांस था, उसका रिएक्शन ये आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एहसन हक्कानी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। एहसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अरमला, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पब्लिक।
एक चीज मैं करेक्ट करता जाऊं, हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं, हम लोग वनडे इंटरनेशनल ओह जीते थे। सॉरी So, yes, मैं सॉरी या यू आर राइट, मैं जरा जज्बात में आके टेस्ट सीरीज बोल गई, वनडे कोई सीरीज। बात नहीं, ये मौसम का असर है, ये हो जाता है। चाय मेरे साथ चाय भी ना यही हो मिलने रहा का है सिम, चाय ना मिलने का है, ये मेरा मसला है ये। अच्छा, आपने जिस तरह से अभी बात की कि हम वनडे सीरीज जीते हैं, टेस्ट नहीं जीते, लेकिन अब ये जो T20 के मैचेस हैं इसमें भी हमारी को परफॉर्मेंस के हवाले से मैं चाहूंगी, पहला मैच मैं फॉलो कर सकी, दूसरा मैंने नहीं किया, तीसरा आज हो रहा है। दूसरे मैच की क्या सूरत हाल रही जी, क्या परफॉर्मेंस के ओवरऑल मामलात रहे? अच्छा, पहले मैच से स्टार्ट करते हैं। पहला मैच हमेशा से हमारे लिए एक शॉकर था, बिकॉज 7 ओवर्स के ऊपर जो है वो डिक्रीज कर दिया था बिकॉज ऑफ द रेन अफेक्टिंग प्ले। वहां पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, कर्टसी ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत हमारी पिटाई लगाई। दूसरे मैच के अंदर जब आप आते हैं तो पूरे 20 ओवर्स आपको मिले थे, लेकिन आपका अपर ऑर्डर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। आपके बॉलर्स जो थे दे वर वेरी गुड। मेरे ख्याल से हारिस रऊफ के लिए बहुत ज्यादा पिच सूटेड होती है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि वो वहां पे बहुत सारा T20 भी खेलते हैं, दूसरी लीग्स भी खेलते हैं, बिग बैश वगैरह भी खेलते हैं, तो इस वजह से बहुत फायदा हो जाता है हारिस रऊफ का टीम में होने का। When you talk about Usman Khan was the key player for Pakistan while batting, क्योंकि वही एक उम्मीद की किरण थे, क्योंकि आपका अपर ऑर्डर तो कोलैप्स कर गया था। मुझे जो मेरा इख्तिलाफ है वो ये है कि जब आपके पास एक वनडे इंटरनेशनल की टीम मौजूद है जिसके अंदर एक ऐसे चीदा प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो अकस्टम हो गए हैं वहां की कंडीशन से, तो मेरे ख्याल से उनको भी देख लेना चाहिए था T20 की टीम के अंदर, जिस तरह साइम अयूब हो गए। और इसके अलावा मेरे ख्याल से आपके पास रिजवान वहां पे मौजूद है लेकिन वैसा खेल नहीं पा रहे हैं, अंडर प्रेशर लग रहे हैं। बाबर आजम जो कि बस उनकी एक स्टेबल परफॉर्मेंस चली आ रही है, लेकिन इन ऑर्डर फॉर पाकिस्तान टू विन, इन दो प्लेयर्स के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा मुनसर करते हैं। वी हैव बाबर आजम, वी हैव रिजवान, देन वी हैव हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी आपके साथ मौजूद हैं। नसीम शाह कुछ इतना कर नहीं पा रहे उधर की पिचेस पे। तो ऑन दी अदर हैंड बहुत स्ट्रांग टीम है ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप हिस्ट्री भी देखें, 2019 के नवंबर से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई T20 नहीं जीता। तो T20 फॉर्मेट में तो ऑस्ट्रेलिया पिछले 5 T20 पाकिस्तान से जीत पाया है। बिल्कुल। तो देयर इज नो होप राइट नाउ। लेकिन आप लोगों ने इंगेज मुझे थोड़ा सा लेट किया। हर बार ये होता है कि सीरीज के पहले मैच में जब पाकिस्तान हारता है तो यू गाइस कॉल मी अप एंड देन मैं पॉजिटिविटी का मंजन बेच के आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान जीत जाता है। वनडे मैचेस में हमने तब ये जो 22 इयर्स वाली हिस्ट्री हमारी क्रिएट हुई है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पे हराया है। आई विश कि ये हम T20 में भी कर पाते, क्योंकि लास्ट एज यू मेंशन के 5 मैचेस हम हारे हैं बैक टू बैक, और आपका ये वाकई हमें शुभ जो कदम है ये पढ़वाने चाहिए थे आपके शो में, ताकि हमारी जो सीरीज है ये होती बेहतर। लेकिन आई होप कि आगे जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जिसके इतना कंट्रोवर्शियल एसेंस समझ रहे हैं और है भी डेफिनेटली, जिसमें हमने बात भी की थी पहले, आई रिमेंबर कि ये जो PCB का स्टैंड है टुवर्ड्स होस्टिंग दिस इवेंट और इस पे इंडिया का आना, ये बड़ा अच्छा है और ये बहुत अच्छी एक मैसेज कन्वे हुआ है कि अब इस बार कोई हाइब्रिड मॉडल, कोई दूसरा वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। लेकिन ये जो ICC BCCI का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा है, इसके हवाले से आप कमेंट दीजिएगा। देखें, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि कौन सी सबसे वेल्दी क्रिकेट एसोसिएशन है। वो है BCCI राइट नाउ, और चेयरमैन भी ICC का जो है वो एक इंडियन बंदा है। तो उनको ये लेवरेज तो मिलेगा ही मिलेगा, और हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो PCB को लेट डाउन करें। The only way we can tackle this is if we improve our rankings in the ODIs. आप नंबर 1 पे होंगे ODI में, कोई आपसे क्यों नहीं खेलेगा? उसको मजबूरन खेलना पड़ेगा। वो आपके पास आएगा भी, आपके वेन्यूज पे भी आएगा, आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे मुनसर है। दूसरा, वहां पे एक हमेशा से पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहता है चीजों का, जिसके अंदर दे प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट। तो ये चीज तो हमने दिमाग में रखनी है, लेकिन इससे बड़ा हो जाना चाहिए अब इंडियंस को। आप एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को पॉलिटिक्स के साथ नहीं रिलेट करना चाहिए, और स्पोर्ट्स जो है वो लोगों में जो है, आप अभी भी देखें, लोगों का जोश और जज्बा इस तरह का होता है। सबसे बिगेस्ट टिकट मैचेस जो होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं। People are cricket fans, and when you talk about Virat Kohli and Sehwag and Tendulkar and you know Kapil Dev, you go back, Pakistani fans इतने सारे हैं इनके। We love the game,
So let's play the game. Let's indulge ourselves. अच्छा, अब in मसला the game ऐसे rather than नहीं, इसमें आपने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आई एग्री कि हमें अपनी रैंकिंग को बेहतर करना है, लेकिन एट द सेम टाइम मसला यहाँ रैंकिंग का नहीं है। मुझे लगता है कि जो इनका स्टांस है वो पॉलिटिकल है। ये इसमें सारी जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, मसला वहाँ पे आता है, क्योंकि उस दिन भी मैं यही बात करी थी कि आप इस सारे इवेंट से पाकिस्तान जैसी टीम को एलिमिनेट करके इमेजिन नहीं कर सकते कि आप इतना बड़ा इवेंट खेलेंगे, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी टीम इटसेल्फ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी का। तो उसको एलिमिनेट करने का सोचना और ये सोचना कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे या किसी और जगह पे जाके खेल लेंगे हर बार, जब हम जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? लेकिन द आइडिया ऑफ प्रोपगेटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान तो वहां पे मौजूद है, और वो हमेशा यही प्रोपगेट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि किसी तरह आइसोलेट करें पाकिस्तान को एज अ कंट्री, पाकिस्तान को एज अ क्रिकेटिंग नेशन, आइदर वे, पीसीबी को भी। लेकिन आखिर में बात वही आ जाती है कि बात है रुसवाई की कि मनी मैटर्स एवरी सिंगल टाइम। आईसीसीआई को बीसीसीआई, आईसीसी को बीसीसीआई जो है दबाव में ले आता है, बिकॉज बीसीसीआई इज द बिगेस्ट कैश काउ इन द क्रिकेटिंग इंडस्ट्री। तो ये बात तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि हम इस चीज को जितना भी कंडेम करें वो कम है कि आप पॉलिटिक्स को दरमियान में लेकर आ रहे हैं क्रिकेट के। क्रिकेटिंग फैंस जो हैं अगर खड़े होते हैं, कोई पोल्स लिए जाते हैं, तो भाई व्हाट हैज पाकिस्तान नॉट डन फॉर क्रिकेट? अब तो हालात भी पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक है। आपके पास कंट्रीज लाइक इंग्लैंड आ रही हैं टू प्ले, तो फिर कोई मसला ही नहीं है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड विल कम बैक अगेन। नहीं तो जब इंडियन हॉकी टीम आ रही है एससीओ के लिए, उनके वजीर खारिजा आ रहे हैं, वफ्द आ रहे हैं उनका सारी इंस्पेक्शन के लिए इंडियन उसके, तो फिर क्या मसला है कि टीम को भेजने में? क्या मेरा स्टांस वहीं घूम फिर के मेरी सुई वहीं फंस रही है। आपको बताता हूँ अरमला, जब ये बात चल रही थी इन क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान में, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि जी साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर देते हैं, तो साउथ अफ्रीका ने कहा कि हमारी डोमेस्टिक लीग वहां पे चल रही होगी। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि यूएई शिफ्ट कर देते हैं फिर, तो यूएई में जो है क्रिकेटिंग फैंस, इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उसके अंदर से ही लोगों ने कहा कि नहीं वहां पे तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो हम यूएई तो शिफ्ट नहीं करेंगे। तो दे आर नॉट आल्सो लेफ्ट विद एनी ऑप्शंस। श्रीलंका शायद जाने की बात करें, या फिर इस तरह की बात करें कि लाहौर आएंगे, लाहौर में एक मैच आज खेलेंगे और उसके बाद वापस इंडिया चले जाएंगे, फिर कुछ इस तरह का हाइब्रिड मॉडल। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या मसला है? नीदर आई अंडरस्टैंड कि मसला क्या है भाई, आना है, खेलना है, चले जाना है, बस मसला ये है कि सियासत लानी है बीच में। आपको पता है कि अगर ये मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमारे वेन्यूज के ऊपर, तो एक रेवेन्यू आएगा जो पीसीबी को मिलेगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक्सेल करेगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगा इंडिया से। बात सारी घूम फिर के आती है। और ये जो प्रोपेगेंडा का टर्म आपने ऐसे नहीं इस्तेमाल की, ये प्रोपेगेंडा बहुत अरसे से बिल्ड किया जा रहा है। इवन हमने इंडियन मीडिया को देखा है कि वो बहुत टाइम से ये चीज़ बार बार डिस्कस कर रहे थे कि जी इंडियन टीम नहीं जाएगी, हालांकि तब इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस तरह का कोई स्टांस नहीं अपनाया गया था और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी, लेकिन ऑलरेडी ये मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही थी। देखें, बात असल में होती है कि कौन सी पार्टी वहां पे इस वक्त रूल कर रही है। देयर इज अ पार्टी नोन एज भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ऑन द बेसिस ऑफ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जीतती आई है। और जब पाकिस्तान में ट्रॉफी आजाद जम्मू कश्मीर ले जाने की बात की, तो फिर तो और भी ज्यादा उनकी तरफ से रद्द अमल आया और उन्होंने कहा अब तो हम पाकिस्तान में करने ही नहीं देंगे। तो ये ताली दो हाथ से बजती है। लेकिन बात यह है कि वहां पे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ दबाव होता है कि बस किसी तरह आइसोलेट कर दें, आइदर वे, वन वे और द अदर। हमें पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए क्रिकेट को, हमें पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए एनी स्पोर्ट, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए एंड इंडियंस शुड शो द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आई एग्री। अच्छा, ये जो आपने भी कहा कि कश्मीर ले जाने से तो मना किया है, ओवरऑल शेड्यूल में भी चेंजेस किए हैं। हुंजा, मुजफ्फराबाद और स्कर्दू यहाँ इस टूर से निकाल दिए गए हैं, क्या वजह बनी? पहले असल में बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका मौजूद है और सॉवरन इलाका है पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया जो है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों को डिस्प्यूटेड मानता है। तो इस वजह से वो एरिया जो है इन्होंने निकाल दिया।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच एहसन, बहुत शुक्रिया आपका। एहसन हकारी हमारे साथ मौजूद हैं जी। क्रिकेट के हवाले से तज्ज़िया दे रहे थे और आईसीसी ने जो अभी ये जो टूर है चैम्पियंस ट्रॉफी का उसमें चेंजेस की हैं। ओवरऑल कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लेकिन आई होप एंड आई प्रे कि ये जो इवेंट है पाकिस्तान जिस तरह से प्लान कर चुका है होस्ट करने का वो हो, और इंडिया अपनी जो स्टबर्ननेस है उससे हटे पीछे और आके खेले। वी आर वेरी पीसफुल कंट्री, हम आपका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। अब आपको पेशावर लेकर जाएंगे जहां पे सूबाई महकमा तालीम की तरफ से 3 रोज़ा जो हॉर्स एंड कैटल शो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से हसन अली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेशावर में अपनी नौयत का पहला हॉर्स एंड कैटल शो तमाम तर रौनकों के साथ अख्तिताम पजीर हुआ। 3 दिन तक जारी रहने वाला ये मेला माहौल को खुशगवार बना गया। मेले के आखिरी रोज नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिनमें जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। बड़ी खुशी हुई कि लोग, अवाम, फैमिलीज ग्राउंड में आए, सकाफती खेलों को देखने का उनको मौका मिला। उन्होंने अपनी खुशियों का इजहार किया। उन्होंने यहाँ पे राइडर हजरात और जितने भी दूसरे सकाफती खेलों के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हौसला अफजाई की। तो उनकी मोहब्बत का, उनकी मेहमान नवाजी का मैं बहुत ही ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करूँगा। और जो इस तरह के रवायती खेल हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में भी होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही अच्छा घोड़ा, बहुत ही अच्छे नेज़ाबाज मौजूद हैं, तो इनको प्रमोट करना चाहिए इस खेल को और इसको हमें आगे लेकर बढ़ना चाहिए। मेले में रवायती खेलों के अलावा घोड़ा डांस समेत खटक और महसूद डांस ने मेला लूट लिया। खवातीन हों, बच्चे या नौजवान, शहरियों ने इफ्तिताही तकरीब से इख्तितामी तकरीब तक भरपूर शिरकत की। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसा स्टेप ले, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते रहे टाइम टू टाइम, ताकि पेशावर में भी का लोगों एंजॉय कर सकें। यहाँ पे हम आए हैं पेशावर स्टेडियम में। यहाँ पे बहुत से हमने घोड़े देखे हैं, यहाँ पे नेज़ाबाजी हो रही है और बहुत अच्छा इवेंट है। तो जो इवेंट्स होते हैं ये एक हौसला अफजा है और इसको और इस तरह इवेंट होने चाहिए। 3 रोज़ा मेले की इफ्तिताही तकरीब में पाक फौज के जवानों ने फ्री फॉल जंपिंग का शानदार मुजाहरा करके हाजरीन का दिल जीत लिया। मेले में मुल्क भर से रवायती खेलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और शानदार मेले के इनेकाद पर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और सूबाई महकमा ने खेल को खूब सराहा। कैमरामैन सैयद नासिर बुखारा के साथ हसन अली, पब्लिक न्यूज़, पेशावर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, कुछ ऐसी अच्छी एक्टिविटी हो तो हम उसको बहुत ज़ौक़ शौक़ से आपके साथ शेयर करते हैं। और कराची में चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं वीकेंड पे विज़िट करी थी, तो बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियाँ जारी थी जी। बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश जो है और सेमिनार आइडियाज़ 2024 कल से 22 नवंबर तक कराची में शुरू होने जा रहा है। और इस नुमाइश में बड़े पैमाने पर जी जदीद और रवायती जो दिफाई आलात हैं, असले हैं, इसके जो सिस्टम्स हैं, गाड़ियां हैं, इसकी नुमाइश की जाएगी। और इसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद हैं अपने सामान के साथ शरीक होंगे। मुल्की सतह पर जी तैयार करदा जो दिफाई मसनूआत हैं वो भी नुमाइश में रखी जाएंगी। और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ इस नुमाइश में अहम शरीक भी है, जो कि वजारत दिफाई पैदावार के तहत सबसे बड़ी दिफाई सनती कॉम्प्लेक्स भी है। और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक रवायती हथियार हो, गोला बारूद हो, तजारती धमाका खेज मवाद हो और गैर फौजी इस्तेमाल के धात के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार करता है। आइडियाज़ 24 के
हवाले से आपको बताएं जी, तो दिफाई सनत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से इसकी नुमाइश के साथ साथ जो आलमी शराकतदारी है उसके नए मौके भी फराहम करेगा। ये इवेंट जी आलमी दिफाई ताउन के मुस्तकबिल की जो कहले डायनामिक्स को चेंज कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ उज़ैर खान मौजूद हैं जो कि टेक्निकल ऑफिसर हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे थोड़ा सा हमें इस नुमाइश के हवाले से बताएं। ये तो चंद अहम बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने देखने वालों के साथ शेयर किए हैं। आप इस हवाले से मैं इन डिटेल आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इस एग्जीबिशन या नुमाइश में देखने को मिलेंगी। जी, असल में ऐसे है कि अगर आप देखें तो हर दुनिया का जो हर मुल्क है वो एक डिफेंस एग्जीबिशन कराता है, जिसका मकसद ये होता है कि वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो डिफेंस इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी कैपेबिलिटी दुनिया के सामने शोकेस करता है और उसको एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। तो जैसे आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बल्कि MODP के अंदर चलने वाले दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि HIT है, PIC कामरा है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, ऑलसन्स है, दाऊदसन्स है। क्योंकि ये आइडियाज पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है तो मैं जरूर यहाँ पे दूसरी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी नाम लेना चाहूंगा जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये पूरा एक कैनवस है, ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है और ये पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो कैपेबिलिटी है और इसके अंदर भी जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें नेस्टेप है एयरफोर्स के जो उसको लीड कर रही है, इसी तरह और SPD के अंदर चलने वाले जो इदारे हैं, तो ये उनकी एक रिप्रेजेंटेशन है और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये हर 2 साल के बाद होती है, ये 12वां एडिशन है। आप ये समझ सकते हैं कि अब कितना मैच्योर हो चुका है। अब मैं वापस अगर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरफ आऊँ तो जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है वो सबसे पुरानी और समझ लें कि मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके अंदर ये है कि आप ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की 14 डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं जिसमें कन्वेंशनल आर्म्स एंड एमुनेशन से लेके जो क्लोथिंग आइटम्स तक यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। इस आइडियाज़ के अंदर जो हमारा फोकस है, 3 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है। हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर मैं आम लोगों के समझ के लिए जो टैंक के अंदर एम्यूनेशन यूज़ होता है उसके अंदर हमने 125 मिलीमीटर APFSDS इन्हांस पेनिट्रेशन लॉन्च किया है। और आप को ये जान के फ़ख्र होगा कि पाकिस्तान अब उन 5 ममालिक में शामिल है जो ये इस तरह का एम्यूनेशन तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ 76 मिलीमीटर स्मोक जो कि टैंक के साथ यूज़ होता है, फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन में 35 मिलीमीटर एम्यूनेशन है। ना सिर्फ नई प्रोडक्ट्स बल्कि हम नई कैपेबिलिटीज और नई जो इंडस्ट्रियल डेप्थ्स हैं हमारे पास या स्ट्रेंथ्स हैं हमारे पास वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 3D प्रिंटिंग है, डिज़ाइन की फैसिलिटीज़ हैं, सिमुलेशंस की फैसिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर आप कम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस प्रोडक्शन की डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको सिमुलेट कर सकते हैं। वो हमारे लिए बड़ा फोकस है। और तीसरा जो सबसे अहम है कि जो हम अपनी कैपेबिलिटीज में इजाफा करने जा रहे हैं, जो हम नए टेक्नोलॉजी पार्टनर्स मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर बना रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो हमारे बूथ पे अवेलेबल होंगे। और आप देखेंगे कि जो अगले 4-5 साल आने में PF जिस तरह अपने आप को रीडिफाइन और रीशेप कर रही है, तो वो भी आके आप आइडियाज़ के अंदर उसको विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि दुनिया भर से जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशंस हैं, वो भी इस एग्जीबिशन का हिस्सा होंगी। ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी अभी मेंशन किया कि दुनिया भर के तमाम तर जो ममालिक हैं उनका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डिफेंस सिस्टम के अंदर जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें होती हैं या दीगर मामलात होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। तो जब हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसे आइडियाज़ और इनोवेटिव चीज़ें हैं जो इस आपके बूथ के अलावा भी ओवरऑल इस एग्जीबिशन का हिस्सा होंगी जो लोगों के लिए भी अट्रैक्टिव होंगी बहुत सारी? जी, उसमें मैंने बताया ना कि पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर ने बड़ा ग्रो किया और अभी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है और हमारी जो गवर्नमेंट की लीडरशिप है उनका बड़ा फोकस है और उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली जो नेस्टेप की फैसिलिटी है, फिर इस तरह PF के अंदर जो नई इनोवेशंस आई हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को ना सिर्फ अंडरस्टैंड किया गया बल्कि उनको फैसिलिटेट किया गया है। जो डिफरेंट रेड टेपिज्म का शिकार थी चीज़ें उनको ख़त्म किया गया है। उसकी वजह से आप आके देखेंगे कि पिछले एडिशन और इस एडिशन में बड़ा फ़र्क है और वो जो फ़र्क है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आने वाले चेंजेस की वजह से है। आप HIT के अंदर देखें तो HIT ने नया टैंक लॉन्च किया है। HIT ने गन बैरल मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ को ऐड किया अपनी कैपेबिलिटी के अंदर
और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप्स के यानी छोटे छोटे जो वेंचर्स हैं, छोटी छोटी फर्म्स हैं, वो इतना कमाल कर रही हैं नई टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए, और वो अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। जैसे अब जो एरियल सिस्टम्स हैं ड्रोन्स के अंदर, उसमें आप देखें उसमें आपको प्राइवेट सेक्टर नजर आएगा। तो ये एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन भी है और ओवरऑल इस मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे, और ये चीज मैं यहाँ पे बताना जो ये समझने की जरूरत है कि आप ये हिस्टोरिकली ट्रेंड देख लें, डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस इंडस्ट्रीज ही हैं वो ही ड्राइव करती हैं तमाम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को। तो ये बड़ी एक खुशाइंद चीज है जो पाकिस्तान में हो रही है, और अब उसके अंदर काफी ज्यादा इजाफा हुआ है कि जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर रहा है और हमारी एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ रही हैं, और वी आर वेरी होपफुल कि हम इस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा अच्छा किरदार अदा करेंगे। आपने एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की, ज़ाहिर है इसका बढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और जब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, तो एक्सपोर्ट होना भी और इसका एक बड़े पैमाने के ऊपर होना, इसमें इजाफा होना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसमें आपको क्या चीज़ें आपको लगता है कि विद टाइम मज़ीद बेहतर हो सकती हैं कि हमारे इस डिफेंस सिस्टम में जो हम चीज़ों में काम कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट भी उसके साथ जो कहने अलाइन करे? जी, इसमें अगर मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात करूं तो हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर ये है कि हम एक एम्यूनेशन प्रोड्यूसिंग सेटअप है, तो हमारी डिपेंडेंस इस चीज़ पे होती है कि जो कंट्रीज वो एम्यूनेशन यूज़ भी कर रहे हैं नहीं, या उनके पास क्या वो इक्विपमेंट है भी या नहीं। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो प्राइम मकसद है वो अपनी आर्म्ड फोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, तो उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी बचती है वो ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जहां तक बात है कि हम एक्सपोर्ट्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि एक तो एक्सपोजर वो, और वो जो कह लें कि जो रीच थी उसकी कमी थी, उसको एड्रेस किया काफी हद तक। और फिर क्योंकि ये मोस्टली जो एक्सपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपोर्ट्स होते हैं ये गवर्नमेंट्स ड्रिवन इनिशिएटिव होते हैं, तो आपको उनकी गवर्नमेंट्स को एंगेज करना पड़ता है, तो इसमें डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये बड़ा एक अभी जो रिसेंटली इसमें एडिशन हुआ है ये बहुत अच्छा उसमें हुआ है, और आप देख रहे हैं PF की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी काफी इजाफा हुआ है, और हमने प्रोडक्ट्स जो नहीं ऐड किए हैं उसमें भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच उज़ैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। आपको पता है कि ये आइडियाज़ 2024 कल से 22 नवंबर तक जारी रहने वाला है कराची में, और जिस तरह से अभी उज़ैर साहब ने बताया कि बड़ी अच्छी और इनोवेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पब्लिक इंटरेस्ट की भी होती है ज़ाहिर है जिनको शौक होता है। सो हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमारे शो में आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलती है, एक तरफ हम आमिर की बात करें, अब हम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जी, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है और इनका प्रोफाइल भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज जावेद इकबाल साहब जो कि पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन हैं, ना सिर्फ सनती तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ इदारों के डायरेक्टर के तौर पर भी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जैसे पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात की जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ जो कारोबारी इदारे हैं उनके चेयरमैन भी रह चुके हैं, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत कई दीगर तंजीमों के मेंबर भी हैं। आज हम इनसे पंजाब में जी सनती तरक्की के हवाले से बात करेंगे। मौशी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस हवाले से इनका इदारा क्या इकदाम कर रहा है इसमें भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड जी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में अगर हम सनती तरक्की के हवाले से बात करें, क्योंकि हम जैसे आपकी प्रोफाइल भी देख रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल के इस मौशी सिस्टम के अंदर या इस सारे साइकिल के अंदर जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस हवाले से करें। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अदर देन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उसको वो इन्वायरमेंट चाहिए होती है कि जहाँ वो इर्द गिर्द के अनासर और इर्द गिर्द की जो इफ़ेक्ट होते हैं उससे बच के अपनी इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए। तो इसलिए हुकूमत ने इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने का कॉन्सेप्ट आया था ये 2003 में। तो उसके बाद एक गवर्निंग बॉडी बनाई हुकूमत ने, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल ऐसे थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि उनके मसाइल वो खुद हल करें, ना कि उनको ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर लगाने पड़े या LDA के या दूसरे अदारों के। ठीक है। तो उसका जब सोल्यूशन निकला तो उसकी एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई। ठीक है।
अच्छा, उस गवर्निंग बॉडी में तमाम स्टेक होल्डर्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे, और उस बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होता है उसका चेयरमैन भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। बिल्कुल तो ऐसा। इवेंचुअली इंडस्ट्रियलिस्ट के फैसले इंडस्ट्रियलिस्ट खुद करते कर रहे हैं, हैं। और उसी बोर्ड में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो चेक एंड बैलेंस के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो होता है। तो उसका सलूशन क्या निकला, उसका नतीजा क्या आया कि अब कोई भी सीरियस इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो फोकस करता है कि वो अपनी इंडस्ट्री को वो इंडस्ट्रियल जोन में लगाए, बिल्कुल ठीक है, ताकि कोई डिपार्टमेंट उसको तंग ना कर सके, उसको बिजली का कनेक्शन लेने में आसानी हो, अपनी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र या उसने बैंक से लोन लेना है उस पर लीन मार्क करवाना हो वो आसानी हो, सोशल सिक्योरिटी की कोई तंगी ना हो, लेबर कवानीन वाले जो तंग करते हैं वो तंग ना हो, मतलब कोई इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, ये तमाम चीज़ें। तो इसलिए इंडस्ट्रियल जोन में जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको 24 घंटे में आपकी हर मसले का सलूशन मिल जाता है। और वो इदारा जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहा है, जाहिर है उसको उसके चैलेंजेस और मसाइल का भी इदराक होता है। अच्छा, आपने भी एनर्जी के हवाले से बात की, और जिस तरह से हम बिजली का एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू रहा है माजी में भी, और आइंदा आने वाले सालों में भी हम देख रहे हैं कि इस हवाले से बात भी की जाती है, और ये एक चैलेंज बहुत मेजर है जो इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ता है। इसको ओवरकम करने के लिए आपके इदारे ने क्या स्ट्रैटेजी सोची? जब मैंने टेक ओवर किया तो मैंने अपनी पहली अपने बोर्ड मीटिंग के दौरान जिस इनिशिएटिव का जिक्र किया था वो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव था। ओके, सो दैट वाज द इनिशिएटिव जो अब इवेंचुअली प्रैक्टिकल शेप अख्तियार करके एग्जीक्यूशन में है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कोई इसका सिस्टम वाज़े करना था। उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज इंडस्ट्रियलिस्ट को ये हुआ कि उनको बैंकों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको इन्वेस्टर की तलाश नहीं है। अगर आज देखें ना जिस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट को मसाइल हम सुन रहे हैं कि उसको बिजली गैस नहीं मिल रही, इसके अलावा इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि मार्केट में वो चीज़ उतने में बिकती नहीं है क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। तो उसका हमने फिर सोल्यूशन ये निकाला, और उसके बाद पैसों की भी कमी है, उसको बैंक से लोन भी नहीं लेना। तो इन तमाम मसाइल का फिर मैंने सोल्यूशन निकाला। हमारे बोर्ड ने फिर सोल्यूशन ये निकाला कि हम जो कंपनी है पिडमिक, हम लोग फैसिलिटेटर भी होंगे और काइंड ऑफ सॉवरेन गारंटर भी होंगे बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिटवीन दी सोलर प्रोवाइडर। आप देखें ना, एक फैक्ट्री में अगर उसने सोलर का निज़ाम लगाना है तो उसको कम से कम 8-10 करोड़ रुपए चाहिए। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त तंग है इंडस्ट्री चलाने में, उसके पास 8-10 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन वो बिजली भी सस्ती चाहता है ताकि उसको उसके लिए आसानी हो, तो वो 8-10 करोड़ ये बंदा लगाएंगी, कंपनीज लगाएंगी, और उनके पैसे की गारंटी हम देंगे। ठीक है, और उसका नतीजा ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है। हमने ये इनिशिएटिव लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बिजली है उसमें ऑलमोस्ट 30 to 35% उनको बिजली में रिलीफ मिल जाएगा। ओके ओके। अच्छा, आपने रोज़गार का भी जिक्र किया। जाहिर है हमने देखा है विद टाइम, कोविड के टाइम पे भी उसके बाद भी लोगों को जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ थी, स्पेसिफिकली अगर मैं आपके सेक्टर की बात करूँ, बड़ी मुश्किलात पेश आई थी और अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से कम थी। अब आपने क्या सोचा है एज ए चेयरमैन भी अपने इदारे के कि जी लोगों को जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्रिएट करना, मुनासिब तरीके से करना, ताकि वो रोज़गार का जो एक सिस्टम है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा, ज़ाहिर है हर हुकूमत आती है वो इस हवाले से कहती है, लेकिन आपका इदारा चूँकि एक इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम कर भी रहा है, तो उसमें क्या आप लोगों की इनपुट है? देखिए, एक बात हमें ज़हन में हमारी कौम को और हमारे लोगों को याद रखनी चाहिए कि इंडस्ट्री लगाना मेरे नज़दीक सदका जारिया है। इसलिए सदका जारिया है कि जब आप एक इंडस्ट्री लगाते हो तो आप सोचें 50, 100, 200, 300 लोगों को रोज़गार मुहैया करते हो, और उसके असरात क्या होते हैं कि उसकी रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री हैं और नई इंडस्ट्री लगती हैं। अच्छा, हमारा काम था कि इस चीज़ को आगे लेके जाना, उसके लिए ऐसी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना
जहां लोग ये महसूस करें, अपने आप को महसूस करें और अपने सरमाए को महसूस करें, और हमारे जोन में अगर इंडस्ट्री लगाएं तो कम पैसे में लगे, और जब कम पैसे में लगेगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री की तरफ जाएगा। और इसके अलावा हमने 2 इनिशिएटिव ये लिए कि हमने इंटरनेशनली जितने हमारे फॉरेन ऑफिसेज हैं, हम उनके साथ राब्ते में चले गए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, उनको सबसे बड़ा मसला ये आता है जी कि अगर हम इधर फैक्ट्री लगाएं या प्लॉट खरीदें या कोई जगह खरीदें किसी मकसद के लिए, तो वो कहीं कब्जा ना हो जाए या उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ना ख़राब निकलें, तो इस किस्म के मसाइल। तो हमने उसका भी सलूशन है। इसके लिए हमने तमाम हमारे जो कमर्शियल अटैचीज़ हैं उनके साथ राब्ते में हैं। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट जब बाहर हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो वो महफूज है। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये एक हम ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके असरात लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर आएंगे और लोग खुद ब खुद सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि हमारे अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अभी प्रैक्टिकली पता नहीं है। और दूसरी शक्ल यह है कि अब इंशाल्लाह हम इनके रोड शो प्लान कर रहे हैं कि जैसे बर्मिंघम है जहां हमारे बहुत पाकिस्तानी हैं, मैनचेस्टर है, इसी तरह बार्सिलोना है, फिर इसी तरह जद्दा में है, दुबई में है। हम इधर रोड शो प्लान कर रहे हैं ताकि लोगों को पिडमिक के हवाले से अवेयरनेस हो और लोग इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आके अपनी इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा आसानी महसूस करें। इससे ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन होगी। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल केटर कर लूँ। अच्छा, पिडमिक के हवाले से आपने बात भी की। आप चूँकि हमारी इकॉनमी को IMF के सहारे की बड़ी ज़रूरत रहती है और रहे भी, अभी है भी, तो IMF की जानिब से अक्सर ऐसी शराइत भी आती हैं, ऐसे मुतालबात भी आते हैं जिनको अमल दरामद करने के लिए हमारे जो इंडस्ट्री के हजरात हैं या ओवरऑल भी एज अवाम भी हमें बड़े चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद होते हैं। ये जो गैस से LNG जो जिस पे सब्सिडी मिलती थी इंडस्ट्रीज़ को, अब इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कहा गया है, इस पे आप क्या समझते हैं? क्या ये चैलेंजेस बढ़ेंगे? इसको ओवरकम या केटर करने के लिए हुकूमत और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को तो कोई सब्सिडी मिल नहीं रही है, ठीक है। अगरचे इन्होंने प्लान किया था लेकिन IMF के साथ निगोशिएशन में इनको वो रिलीफ नहीं मिल सका। लेकिन इसके बावजूद मेरी चेयरमैन नेपरा से बात हो रही थी लास्ट वीक, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। प्लान बन रहा है कहीं ना कहीं रिलीफ देने का इंडस्ट्रियलिस्ट को। हम सबको पता है, जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो लोग लाहौर में हैं, हर जगह पता है कि इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार पैदा होगा। हमें एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आबादी है, इससे हमें 6 मिलियन हर साल रोज़गार क्रिएट करनी है। वो तब भी मुमकिन है जब हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। उसमें आप देखें ना, इस हुकूमत ने पिछले 8 महीने के दौरान तकरीबन 7% मार्कअप रेट नीचे आया, तकरीबन 15%, ठीक है। और आने वाले वक्त में ये 10 और 12% पे आ जाएगा अगले मे बी 3 to 6 मंथ्स टाइम में। अच्छा, उसका बहुत बड़ा रिलीफ आएगा। अच्छा, जब ये मार्कअप नीचे आएगा तो वो जो डॉलर पे प्रेशर है वो भी फिर कम होगा। अच्छा, इसके अलावा जो बिजली पे अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि चूँकि सोलर की वजह से जो बिजली की कंजम्पशन कम होती जा रही है, अच्छा, उसकी वजह से चूँकि हमने कॉन्ट्रैक्ट महंगे किए हुए हैं IPPs के, अब उसको भी बैलेंस करने के लिए अब ये कोई ना कोई फार्मूला निकाल रहे हैं जिससे मेरी इतला के मुताबिक बिजली 20 से 25% प्राइसिंग आने वाले वक्त में नीचे लानी पड़ेगी। अगर ये नहीं लाएंगे तो बिजली की खपत और कम होगी, बिजली की खपत और कम होगी तो सोलर इसका मतलब है और पॉपुलर होगा और आगे जाएगा। तो इसलिए आने वाले वक्त में जो एनर्जी क्राइसिस के हवाले से इनपुट कॉस्ट में बिजली का खर्चा वो कम होगा। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अच्छा, उधर आपको 3 किस्म के टैक्स रिलीफ मिलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को। 10 इयर्स के टैक्स हॉलीडेज हैं। आप जितनी मशीनरी फर्स्ट टाइम मंगवाएंगी
वो आपको जीरो ड्यूटी पे मंगाना पड़ेगा, आपको उस पर भी जीरो ड्यूटी है। फिर इसके अलावा टर्नओवर टैक्स है, उसमें आपको रिलीफ है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जिनके पास सरमाया है, जो इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्री लगाने में, चूँकि मेरे से तो राब्ते में सारे और राब्ता कर रहे हैं, तो वो सब के सब अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाना चाहिए। मैं आपके शो की विसासत से हुकूमत को ये कहूँगा कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बनाने चाहिए, क्योंकि ये वो आने वाले वक्त में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसकी इन्वायरमेंट में रह के आपको टैक्स रिलीफ भी मिलेगा, बिजली की कंटिन्यूटी के साथ साथ आपको बिजली में भी रिलीफ मिलेगा, आपको जो बाकी दो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनकी भी सपोर्ट मैसर आएगी, तो आपको वन विंडो में हर चीज़ मिलेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को आने वाले वक्त में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक IMF उस पर भी इनसे बातचीत कर रहा है। अभी तक हुकूमत अपने पैरों पर खड़ी है एंड दे आर डिटरमिन्ड कि वी विल नॉट लेट दिस हैपन, एंड आई एम श्योर आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा और हम और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। अल्लाह करे, वी विश द सेम कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएं। इन द एंड मेरा सवाल स्मॉग के हवाले से है, और जब हम क्लाइमेट चेंज और स्मॉग की डिस्कशन कर रहे हैं तो अभी हमने सुना भी और कई अरसे से बात भी करें कि कारखाने, इंडस्ट्रीज़, इसका धुआं बड़ा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है स्मॉग के फैक्टर में। इसको भी एक चैलेंज के तौर पे ही हमें समझना है और हम समझ भी रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बहैसियत पाकिस्तानी ये हमारे लिए चैलेंज है। इंडस्ट्री को तो छोड़ दें, उसकी कंट्रीब्यूशन 7% है, 8% है, 10%, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये हम तमाम पाकिस्तानियों का फरीज़ा है। अगर कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई अगर कार चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई चिंची चला रहा है, उस इंडिविजुअल पे भी फ़र्ज़ है कि वो जितनी कार्बन एमिशन कर रहा है उसको भी फोकस करे, और उससे भी हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इसी तरह हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट कर ही रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन हैं उधर आप अगर देखें, आप इस वक्त कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में जी। आपको कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी जो धुआं छोड़ रही होगी। आप विजिट करें, देखें, अगर कोई है तो यू जस्ट टैक्स अस एंड यू विल सी कि हम उसका क्या हाल करेंगे। इसी तरह हमारी बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट में, आप हमारी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट आएँ, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप यूरोप या अमेरिका की कुछ द बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट में आई हैं। ठीक है, आपको वो फील ना आए तो जो मर्जी कहें, क्योंकि ग्रीन क्योंकि हमारे इनिशिएटिव में एक जो सबसे बड़ा हमने इनिशिएटिव लिया पिछले 6 महीने में, हम ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं। हम जो जगह मिल रही है हम उधर दरख्त लगा रहे हैं, बागीचे लगा रहे हैं। हम साल में 2-3 कैंपेन करते हैं बाकायदा अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट में, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को फ्रेंडली करना है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें आज समझ लेनी चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट के अब जो सबसे बड़ा इशू आने वाले वक्त में अगले 5 साल है ना, वो कंप्लाइंसेस का इशू है। कंप्लाइंसेस क्या है कि मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अब कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इन प्लेस होने जा रहा है। 2030 से पहले जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको चाहे इनवर्ड गाड़ियों की शक्ल में कार्बन एमिशन कर रहे हैं या ट्रकों की शक्ल में माल को डिस्पैच करने की शक्ल में कार्बन एमिशन कर रहे हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा। और इसके अलावा आप अपनी मिल के अंदर, फैक्ट्री के अंदर अगर धुआं छोड़ रहे हैं और किसी किस्म की कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन जिससे पोल्यूशन की तरफ जा रही है और ग्रीन एनर्जी हर्ट हो रही है, तो आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अब मैं देख ये रहा हूँ कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट तो अवेयर होता जा रहा है दिन ब दिन और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीज़ों को एग्जीक्यूट करता जा रहा है। मैं भी अगले 6 महीने में, साल में वो 100% कंप्लाइंसेस पे जाना शुरू हो जाएं। लेकिन इससे बढ़ के जो हमें इसका हल निकालना है वो हर इंडिविजुअल ने निकालना है। आपने, मैंने, जो हमारे कैमरामैन हैं, चाहे हमारे घरों में लोग बैठे हैं, चाहे हमारे दोस्त अहबाब हैं, हम सब ने मिल के एफर्ट करेंगे। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं रह गया, अब ये हम सब पे फर्ज रह गया। क्योंकि आप देखें ना कि इस साल 2000 तक AQI चली गई है, क्वालिटी इंडेक्स, और अगर जिस तरह लास्ट ईयर और इस ईयर में
चेंज आई है कि 500 700 से 2000 पे हम चले गए, तो मे बी नेक्स्ट ईयर 3000 पे हम चले जाएं। सो वी हैव टू प्ले अ रोल एज ए इंडिविजुअल। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। हम डिस्कशन कर रहे थे इनके इदारे के हवाले से और फ्यूचर प्लान्स को लेकर और क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमारे पास कुछ वेदर अपडेट्स भी हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। आपको पता है अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के, हमारे लिविंग लेजेंड, इनके फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन जो पंजाबी सिंगर है बोहेमिया, वो भी इनके फ़ैन है। और एक वीडियो आई सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें बोहेमिया उनके पैरों में बैठे उनसे प्यार लिया, उनका जो गाना है वो भी गाया। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, इसको हम आपको सुनवाते भी हैं। क्यों गुनाहगार, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। पहले ही पहले किताबा पढ़ गया। ये कुछ अच्छे मनाजिर थे, हमने सोचा कि आपको अपने लिविंग लेजेंड के हवाले से भी दिखाएं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। स्मॉग की मैंने बात की थी, आपको पता है लाहौर के अंदर आज कम है, लेकिन ये कब तक कम रहेगी? धूप जो आज हमें बहुत दिनों बाद देखने को मिली है, इसका असर कब तक रहेगा? नताशा हमारे साथ मौजूद है। नताशा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग हरमला, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नताशा, कैसा लग रहा है आपको धूप में खड़े होके? अरमिला, आज तो तकरीबन कई दिनों के बाद हमें ये सूरज के जो दीदार है वो देखने को मिला है। और सूरज बादलों की ओर में पिछले एक हफ्ते से छुपे हुआ था और बादलों की चादर से बाहर निकल आया। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और जो खनकी का एक एहसास है वो होना शुरू हो गया। और ऐसे लगता है कि सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा वेदर हो गया है, प्लेजेंट वेदर हो गया है। दर्जा हरारत भी ऑल्दो कम होना शुरू हो गया है अब, चूँकि आज जो लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया गया वो 14 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। और इसके साथ साथ हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी तकरीबन 75 के करीब है। और इसके साथ साथ हवा जो है वो 4 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। और ये जो स्मोक से एक छुटकारा हमें मिलने जा रहा है, और कोशिश यही है कि छुटकारा मिल जाए स्मोक से। लेकिन अब चूँकि अगर हम पिछले एक हफ़्ते की बात करें तो पिछले एक हफ़्ते में तकरीबन 2000 के करीब शहर लाहौर का, बागों के शहर का इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आज चूँकि गुज़श्ता रोज़ की अगर पहले बात कर लेते हैं तो गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 200-250 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। लेकिन आज चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है और फील किया जा रहा है, तो वो 400 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से अच्छी खबरें तो नहीं हैं, लेकिन ऑल्दो ये बताया जा रहा है कि आने 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। लेकिन सूरज जो है वो इसी तरह पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, जिससे स्मोक और फोक का थोड़ा छुटकारा हमें मिल सकता है। इसके साथ साथ हुकूमती इक़दामात की बात कर लेते हैं तो हुकूमती इक़दामात भी किए जा रहे हैं। और अब चूँकि सीनियर वज़ीर जो हमारी मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं उनकी जानिब से गुज़श्ता रात एक पैगाम भी आया, एक अगर हम कहें कि प्रेस टॉक के थ्रू, तो ऑल्दो उन्होंने नहीं कहा लेकिन उनका एक मैसेज ये कन्वे किया गया कि जो डिटॉक्स प्लान है उसके ज़रिए से ये स्मोक जो है वो कम हुई है, जिसको रावलपिंडी में और दीगर शहरों में उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि लाहौर में और बाकी शहरों में ठीक है। वज़ीर साहिबा कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, अदरवाइज वैसे तो नेचुरल भी कोई चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। आपको पता है हवा चलती है, इसका इफेक्ट रहता है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुई हैं। थैंक यू वेरी मच नताशा, आप हमें अपडेट करी थी। नताशा रहमान हमारे साथ मौजूद थी जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मेरी आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।